हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? काफ़ी लंबे टाइम बाद आना हुआ। कुछ टेक्निकल गड़बड़ियों के चलते क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पा रही थी और आज भी आपने देखा होगा एक दो क्लास में थोड़ी गड़बड़ रही। खैर, आप कोशिश करेंगे आज के बाद इसको कंटिन्यू रखें। एक हम लोगों ने चैनल बनाया था जो मैंने आपको बताया भी था, ICS कोचिंग सेंटर ऑफिशियल। ये हमारा अपना चैनल है और इस पर अभी फ़िलहाल आप जैसे फेसबुक पर लाइव जुड़े हुए हैं, सेम ऐसे ही क्लास आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं इसी चैनल पर। आज से हम लोग हिस्ट्री की क्लास पढ़नी शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे का एग्ज़ाम आ गया है और अगस्त में बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम जीके में कुछ करा दीजिए, थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा पोल साइंस करा दीजिए। तो उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हरियाणा जीके भी मैं पढ़ाऊंगी, चिंता मत करना। हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम भी सुनने में आया है कि अब हो जाएगा। नवंबर तक हरियाणा पुलिस की भर्ती कह रहे हैं कि लगभग पूरी हो जाएंगी। और उन भर्तियों की, जैसा कि HSSC के हेड का बयान था, ऑफिशियल तो उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन अनऑफिशियली उन्होंने बयान दिया था कि हम लोग जो हैं नवंबर तक भर्ती पूरी कर लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम होने के चांसेस हैं सितंबर में, सितंबर और अक्टूबर। मे बी वो अगस्त के एंड में एग्जाम ले लें। आप तैयारी रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप लोग सोचते रहें कि होगा एग्जाम एकदम से आ जाएगा। 15-20 दिन पहले आप लोग जान पाएंगे कि एग्जाम आ गया है। तो एक अच्छी तैयारी की शुरुआत जो है हम लोगों ने हरियाणा जी के पढ़ना शुरू किया था। मैंने शायद 12-15 वीडियोस भी अपलोड की थी। आज हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना शुरू करते हैं। मैंने सामने अपने ऑफिशियल चैनल का नाम लिख दिया है, ICS कोचिंग सेंटर ऑफिशियल। बहुत बार स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि चैनल कौन सा है। ICS के नाम से बहुत सारे चैनल बन गए हैं। ये हमारा अपना चैनल है, ICS कोचिंग सेंटर ऑफिशियल। ठीक है, तो आज बात करते हैं हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता की। देखिए, हड़प्पा के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो दो तरह से क्वेश्चन आएगा। एक आएगा आपको कॉन्सेप्ट को कितना समझ पाए हैं आप, या दूसरा आएगा फैक्ट पर बेस्ड। इन दोनों की तैयारी करने का तरीका अलग है। आज हम कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे और कल मैं जो क्लास लूंगी उसमें मैं सारे फैक्ट्स करा दूंगी। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये स्टोरीज हैं, कहानियां हैं और अपने ही जैसे एक समाज की कहानी आज हम जानने जा रहे हैं, जिसके कारण इंडिया को हम इतना, जो लोग, बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया पिछड़ा हुआ है, इंडिया एडवांस नहीं है, लेकिन आज आप लोग जब ये कहानियां सुनेंगे तो आप जानेंगे कि एक टाइम था, एक दौर था जब इंडिया सच में विश्व गुरु के पद पर हम कह सकते हैं रहा करता था। क्योंकि जितने एडवांस्ड हम थे, जितनी सभ्यता हमारी विकसित थी, इतनी पूरे विश्व में कोई सभ्यता विकसित नहीं थी। आइए शुरू करते हैं कहानी हड़प्पा सभ्यता की। ये क्या है, क्यों इसे हड़प्पा कहा गया? 1826 की घटना है। 1826 एक आदमी था, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन का ध्यान गया कि हड़प्पा के आसपास, हड़प्पा बेसिकली गांव का नाम है जो पाकिस्तान के रीजन में पड़ता है। आज पाकिस्तान में, तब वो भारत का हिस्सा था। तो चार्ल्स मेसन जो मैंने नाम लिखा है, 1826 में यहाँ इनका ध्यान गया कि आसपास के गांव के लोग यहाँ पे कुछ ईंटें निकालते हैं अपना घर बनाने के लिए। ईंटें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं मिट्टी में से ईंटें निकाल लाते हैं और अपने घर बना लेते हैं। उनका ध्यान गया, लेकिन ये बात उतनी ज्यादा उभरी नहीं, उछली नहीं, बात आई गई हो गई। 1853 से 1856, 1853 से 1856, ये वो दौर था जब इंडिया में रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे और भारत में पहली रेल चली थी, जो आप सभी जानते होंगे, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर की दूरी जिसने तय की थी। उसी दौर में आज के पाकिस्तान, उस टाइम के भारत के दो एरियाज का मैं जिक्र करने जा रही हूं। एक है कराची, पाकिस्तान का हिस्सा, और एक है हमारा लाहौर। इन दोनों, तब ये हमारा ही था, इन दोनों के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाया जाना था। जब ये रेलवे ट्रैक बिछाए जाने का काम चल रहा था तो वहां पर कनिंघम नाम के एक आदमी उस टाइम मेन काम देख रहे थे। कनिंघम के नेतृत्व में दो भाई हैं, ब्रंटन बंधु इनका नाम है। ब्रंटन बंधु, बंधु मतलब भाई। ब्रंटन बंधुओं का ध्यान भी गया कि आसपास से, हड़प्पा के आसपास से ईंटें निकलती हैं, कुछ पुराने पुरातात्विक सामान निकलते हैं। कनिंघम का भी ध्यान गया, पर इस बात को फिर से जानबूझ के अनदेखा सा कर दिया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 1921 बहुत बड़े लेवल पर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का काम शुरू हुआ और हड़प्पा यहाँ से जाना जाता है 1921 में। इसका नाम हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा गांव का नाम था। यहाँ जब खुदाई की तो देखा नीचे पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था।
सरकार ने उस एरिया को, लोगों को वहां आने जाने से रोक दिया, उस एरिया की खुदाई का काम शुरू हुआ। और ये अचंभे की बात थी कि थोड़ी सी खुदाई करते ही पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर, पूरा एक शहर उभर कर सामने आ गया, जिसके ऊपर फिर लंबे टाइम तक काम चला और लगातार ऐसे बहुत सारे स्थल निकलते रहे। और आज जिस भारत पाकिस्तान का हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ लगभग 1400-1500 ऐसे साइट्स निकलकर सामने आ गई। मैं पहले का जिक्र कर रही हूँ हड़प्पा का। हड़प्पा जो है ये आज के पाकिस्तान में पड़ेगा और हड़प्पा के तुरंत बाद 1922 में इसी से मिलता जुलता मोहनजोदड़ो, ये दूसरा साइट था पाकिस्तान में जिसकी खुदाई का काम शुरू हुआ। आपने नाम शायद सुने होंगे, राखल दास बनर्जी। एक दयाराम साहनी थे पहले, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। 1921 वाला दयाराम साहनी है और मोहनजोदड़ो RD बनर्जी, राखल दास बनर्जी। इन दोनों ने स्टार्टिंग का काम किया, पूरे अखबारों में छा गया, पूरे वर्ल्ड तक ये खबर पहुंची, न्यूज़ बनी बहुत बड़ी। और धीरे धीरे करके 1921 से जिस दिन भारत आज़ाद हुआ 1947 तब तक इंडिया और पाकिस्तान में मिलाकर 40 स्थल खोजे जा चुके थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 40। ये 40 शायद कुछ लोगों को बड़ा आंकड़ा लगे, लेकिन इससे ज्यादा अचंभा आपको तब होगा जब ये पता चलेगा कि आज तक की डेट में लगभग 1400-1500 स्थल हैं जो इन एरियाज के आसपास खुदाई में निकाले गए हैं। यानी 1400-1500 उस टाइम में शहर बसे हुए थे, छोटी छोटी अलग अलग जगह नामों से, जिनकी खुदाई में ये सब स्थल निकले हैं। अब जानते हैं कि कहाँ कहाँ मेन साइट्स मिली हैं। इनमें साइट्स अगर एग्जाम में आती हैं तो अफगानिस्तान में 2 साइट मिली हैं, सिर्फ 2, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में 475 साइट्स मिली हैं और इंडिया, भारत में सबसे ज्यादा 925 स्थल निकले हैं खुदाई में। 925, पाकिस्तान में 475, इंडिया में 925 और अफगानिस्तान में मात्र 2। और कुल मिलाकर लगभग 1400-1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से मेजर आप हिस्सा देख ही सकते हैं, इंडिया में 925 हैं। जब स्टार्टिंग में इसकी खोज हुई ना, तो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह के आसपास नदी, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट रिवर आप लोग जानते होंगे सिंधु है, सिंधु के आसपास ज्यादा स्थल खुदाई में निकले, तो लोगों ने इसका नाम रख दिया सिंधु घाटी सभ्यता। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी फेमस है। हड़प्पा क्योंकि हड़प्पा नाम का पहला स्थल था जो खुदाई में निकला पाकिस्तान में, और सिंधु के आसपास ज्यादा चीजें निकली स्टार्टिंग में, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ पता चला कि सिंधु से ज्यादा गंगा नदी के बीच में और सिंधु के बीच में जो प्राचीन नदी रहा करती थी, जिसके साक्ष्य अब नाम मात्र के हैं, बल्कि बहुत सारी इंडियन ज्योग्राफी की किताबें दिखाती हैं कि सरस्वती तो अब है ही नहीं। हरियाणा में माना जाता है कि सरस्वती के आज भी साक्ष्य हैं, और हमारे लिए तो सरस्वती आज भी उतनी ही पूजनीय है जितनी कभी पुराने टाइम में थी। इस सरस्वती के आसपास सबसे ज्यादा स्थल खुदाई में निकले। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि इसको हड़प्पा सभ्यता कहना, मात्र सिंधु घाटी सभ्यता कहना गलत होगा और इसका नाम बदलकर सरस्वती नदी घाटी भी रखा जा सकता है। खैर, वो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच थी। हमारे मेन काम की है ये कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम में अगर पूछे जाएं तो आप टिक करके आइएगा। 3 देशों में ये फैली हुई थी। पहला अफगानिस्तान, मात्र 2 जगह थी, पाकिस्तान में 475 और इंडिया में है सबसे ज्यादा 925। और इंडिया में भी अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा साइट्स हैं गुजरात में। नंबर 1 पर है गुजरात। इसके अलावा, गुजरात के अलावा हम उत्तर भारत से अगर देखें तो जम्मू कश्मीर है, अपना पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। मैंने 7 राज्यों के नाम आपके सामने लिए हैं। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, इसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा स्थल अगर पूछे इंडिया में तो आपको टिक करना है गुजरात। ओवरऑल अब देख ही सकते हैं आंकड़ों में, इंडिया में सबसे ज्यादा स्थल 925 पाए गए। किन नदियों के आसपास? ये मैंने जो बनाया है ऊपर, ये है सिंधु नदी, ये है हमारी सरस्वती नदी और ये है हमारी गंगा नदी। तो सिंधु के आसपास इंडिया वाले रीजन में सबसे ज्यादा साइट्स खोजे गए। अगर राज्य पूछेंगे तो गुजरात। ये एक ऐसी सभ्यता थी, हमें प्राउड होगा आप लोगों को भी ये जानकर।
आज जैसे हम कहते हैं कि इंडिया विश्व गुरु बनना चाहता है, उस रास्ते पे हम चलना चाहते हैं, और एक ये टाइम था आज से हजारों साल पहले जब इंडिया इतना ज्यादा प्रोग्रेस स्टेज में था कि ये सब लोग लगभग सारी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, शहरों में रहते। सबसे ऊपर मैंने बनाया है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा। तो कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक, मांडा से लेके दैमाबाद तक। इसके बाद यहां अगर जाएं तो यूपी में एक जगह है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के पास पड़ता है ये आलमगीरपुर। और इस तरफ जाएं पश्चिम में तो ये जगह पड़ेगी हमारी पाकिस्तान का बलूचिस्तान। आप लोगों ने सुना होगा, जो बहुत बार अपनी आजादी की गुहार लगाता है, पाकिस्तान से अलग होने का बहुत बार वो बात उठाता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता है। बलूचिस्तान में एक जगह थी, अभी भी है, सूतका गेंडोर। ये मैंने 4 स्पॉट बना दिए हैं, 4 बड़े स्थल, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। ध्यान दीजिएगा, कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक और यूपी, आलमगीरपुर यूपी में पड़ेगा। कार है ये, ऐसा नहीं है कि इस तरफ नहीं है, लेकिन इस तरफ कम फैली है। इसकी लंबाई चौड़ाई पे ध्यान दीजिएगा, जो इसकी लंबाई कश्मीर से मांडा तक है ये है 1400 किलोमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है यूपी के आलमगीरपुर से सूतका गेंडोर तक ये ज्यादा है 1600 किलोमीटर। लंबाई पूछें तो 1400, चौड़ाई पूछें तो 1600। हमारा यहाँ पर पानी का हिस्सा भी तो है, क्योंकि प्रायद्वीप का हिस्सा आ गया। ये प्रायद्वीप जो हमारी तटरेखा उस टाइम में थी ये लगभग 1300 किलोमीटर की थी। ये 3 आंकड़े याद रखते हैं, लंबाई पूछें 1400, चौड़ाई पूछें 1600, और अगर तटवर्ती इलाके की टोटल लेंथ पूछें तो वो आएगा 1300। अगर पूछे शेप कैसी है तो त्रिभुजाकार है, और कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक और यूपी से लेके पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सूतका गेंडोर तक। ये सभी क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं नाम ले रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, किताब का यूज कीजिएगा, किताब पढ़ने से आपको ज्यादा समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। इतना अगर समझ लेंगे तो किताब फिर याद भी हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ खास मैंने आंकड़े सामने लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर शेप पूछेंगे तो त्रिभुजाकार, और पूछेंगे लंबाई तो 1400, चौड़ाई पूछेंगे 1600, तटवर्ती इलाका पूछेंगे 1300, ठीक है। ये तो बात हुई इसके टोटल लेंथ, ब्रेड्थ और इन सब की। अब वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यों इसको पढ़ रहे हैं, ऐसा खास क्या है हड़प्पा में? हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है अपनी 2 चीजों के लिए खास। एक है इनका शहरी जो इनकी व्यवस्था थी उसके लिए, और इसको हम नगर नियोजन के नाम से भी किताबों में पढ़ते हैं, नगर नियोजन। और एक इनका है जल निकास, पानी कैसे निकलता था, एक ये इंपॉर्टेंट है। और एक है इनका शहरी नियोजन, टाउन प्लानिंग कितनी अच्छी थी। आज देखिए इंडिया में जैसे कोई भी अगर अपना घर बनाना चाहे तो हर कोई प्रेफर करता है कि सेक्टर में घर बन जाए। सेक्टर को लोग प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि सेक्टर में सड़कें जो होती हैं वो प्रॉपर चौड़ी होती हैं, सड़कें समकोण पे काटती हैं, पानी का सिस्टम वहां अच्छा होता है, सीवरेज का सिस्टम अच्छा होता है। सेम ऐसी सारी सुविधाएं उस टाइम में इन लोगों के पास थी। तो ये नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग और अपने जल निकास के लिए जाने जाते हैं। बेहतरीन बसा हुआ शहर था। मैं एक आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि शहर को इतना बढ़िया क्यों कहते थे। देखिए एक आइडिया ले लीजिएगा, इससे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इनका शहर, लगभग सारे शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे। ये मैंने 2 हिस्से बना दिए, एक छोटा है एक बड़ा है, एक थोड़ा ऊंचा है। इस हिस्से को कहते थे पूर्वी टीला और इसका नाम था पश्चिमी टीला। इसी को दुर्ग, गढ़ी या गढ़ के नाम से आप कह सकते हैं। ये जो था ना, ये शहरी क्षेत्र था, मेन बसावट यहाँ थी, मेन ज्यादा जनसंख्या बड़ी यहाँ रहती थी, ठीक है। ये नीचा था लेकिन बड़ा था, जनसंख्या ज्यादा यहाँ रहती थी। ये ऊंचा था लेकिन छोटा था। यहाँ बहुत बहुत उस टाइम के इंपॉर्टेंट लोग रहा करते थे और उस टाइम के लोगों का बंटवारा ऐसा सच नहीं था। हम किताबों में कह देते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। पुरोहित मतलब उस टाइम का जो क्लास सबसे ऊंची रही होगी उन्हें पुरोहित का दर्जा दिया गया होगा। तो जो सबसे ऊंचा टीला है वो छोटा है, वहां उस टाइम के अमीर जाने माने लोग जिन्हें पुरोहित वर्ग का नाम दिया गया वो लोग रहते थे। और जो शहरी क्षेत्र है, पूर्वी टीला है, ये कंपैरेटिवली बड़ा है और नीचा है। नीचे ऊंचे का फंडा मैं बता दूं, बाढ़, ये ज्यादातर मैंने अभी जिक्र किया
नदियों के किनारे थे, तो नदियां हैं तो बाढ़ भी आएगी। बाढ़ में इन लोगों की सेफ्टी प्रायोरिटी थी, पहले ये लोग बचने चाहिए, शहर उससे कम इंपॉर्टेंट माना गया, इसलिए शहर थोड़ा सा निचाई पर बसे हुए थे और पुरोहितों का जो निवास स्थल वगैरह थे वो सारे इस ऊंचे टीले में थे जिसका नाम था पश्चिमी टीला। सिर्फ ये नहीं, पश्चिमी टीले का ज्यादातर इलाकों में दुर्गीकरण किया गया था। दुर्गीकरण का मतलब है इसकी चार दीवारी थी, जहां ये पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे ना, इनकी सेफ्टी के लिए, ताकि इनके ऊपर जल्दी से अटैक ना हो, कोई विदेशी आ गया, कोई अड़ोसी पड़ोसी अटैक करने आ गया, तो इन लोगों की सेफ्टी के लिए ये जो मैंने चार तरफ बाउंड्री बनाई है, ये चार दीवारी थी। ये चार दीवारी इसलिए थी ताकि ये सेफ रहें। और इसकी भी खासियत सुन लो, इसके बाहर की तरफ जो ईंटें लगी हुई थी ना, ये पकी ईंटें थी, ईंटों को पकाया गया था, और जो आंतरिक हिस्से में ईंटें थी ये कच्ची ईंटों का यूज किया गया था। तो दो हिस्सों में शहर बटा है, एक ऊपर है, छोटा है, सेफ है, फोर्टिफाइड है, चारों तरफ से उसके चार दीवारी कर दी ताकि सेफ रहे पुरोहित वर्ग के लोग। जो दूसरा हिस्सा है ये बड़ा है, यहाँ शहरी लोग रहते हैं, जिनमें उस टाइम के जो भी लोग रहे होंगे, चाहे वो शिक्षक रहे होंगे, चाहे व्यापारी रहे होंगे या सैनिक रहे होंगे, जो भी उस टाइम के लोग थे वो सब यहाँ रहते थे। इसकी सेफ्टी इसके मुकाबले कमजोर थी क्योंकि ये नीचा भी है और इसकी चार दीवारी भी नहीं है। मेजर हिस्सों में कहीं कहीं है, मैं आंकड़ों में आपको सब बता दूंगी। पहले ये समझ लो कि शहर कैसे बटा हुआ था, दो बड़े हिस्सों में। एक जगह है धौलावीरा, सिर्फ एक जगह धौलावीरा, जहां पर शहर के तीन हिस्से थे, सिर्फ एक में, पेपर में यही आ जाएगा। वो एक जगह है धौलावीरा जहां इन दोनों के बीच में एक छोटा हिस्सा भी था जिसका नाम था मध्यमा। इकलौता ऐसा एक्सेप्शनल केस है धौलावीरा जहां शहर ये भी समझने से क्लियर होगा, फिर किताबें पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लो ये एक शहर है, मान लीजिए मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो कहते हैं शायद राजधानी रही होगी और सबसे ज्यादा जनसंख्या, जो आंकड़े हमें लगता है रहे होंगे 35 से 40 हजार के आसपास, सबसे ज्यादा जनसंख्या उस टाइम में शायद मोहनजोदड़ो में निवास करती होगी, ऐसा आइडिया लगाया है इनके घरों से। देखिएगा मोहनजोदड़ो कैसे बसा हुआ था। ये एक मेन सड़क थी और इस सड़क की चौड़ाई थी 10 मीटर, काफी चौड़ी सड़क थी, राजपथ कहलाता था। 10 मीटर चौड़ी सड़क थी ये। इस सड़क पे जो बाकी सड़कें आके मिलती थी, जो थोड़ी सी कम चौड़ी थी इसके मुकाबले, ये बाकी सड़कें, सारी की सारी सड़कें 90 डिग्री पर, समकोण पर काटती थी। ये खासियत है शहरों की, बहुत सोच समझ के प्लान करके सारी सिटीज बसाई गई थी, जैसे आज सेक्टर बनाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं 10 मीटर मैंने बीच में लिखा है, ये राजपथ है, सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में। साइड में आप देख रहे हैं ये बाकी सड़कें हैं। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर सड़कों पर ये गलियां मिलती थी। देखो मैंने पतली पतली बनाई हैं, ये गलियां हैं। जो लोग मैं इसको देखते रहेंगे उन्हें सारा समझ में आ जाएगा, जब पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये गलियां हैं, सेम ऐसा कॉपी यहां कर देंगे। अब इन गलियों में देखो घर कैसे थे। ये गली है, गली सड़क से कम चौड़ी है, ये मान लीजिए घर है। गली के दोनों तरफ घर थे और घरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे। ध्यान से सुनना, घरों के दरवाजे सेफ्टी के लिए गली में खुलते थे, मेन सड़क पे नहीं खुलते थे। इकलौता लोथल ऐसी साइट है, लोथल, जहां पे घरों के दरवाजे सड़क पे खुलते मिले हैं। सिर्फ इकलौता लोथल है जहां घरों के दरवाजे सड़क पे खुले, बाकी किसी में दरवाजे सड़क पे नहीं थे, सारे दरवाजे गली में खुलते थे। ये ध्यान से समझोगे तब फैक्ट याद होंगे, बहुत सारे फैक्ट हैं, रटने से बात नहीं बनेगी, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मोहनजोदड़ो है, बीच में सड़क है, उस टाइम की राजधानी रही होगी, सबसे ज्यादा जनसंख्या 35 से 40 हजार का अंदाजा है। बीच में जो सड़क आप देख रहे हैं 10 मीटर चौड़ी, ये राजपथ है। इसके बाद साइड की सड़कें हैं, सारी सड़कें 90 डिग्री समकोण पर काटती हैं। ये पूरा सड़कों का एक जाल है, ग्रिड है। और घर जो बने हुए हैं उनके दरवाजे गलियों की तरफ खुलते हैं, ना कि सड़क की तरफ। सिर्फ एक लोथल है जिसका दरवाजा, जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते मिले। और एक खास बात, लोथल से हमें चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। चावल में पीछे ल है, लोथल में पीछे ल है। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले। चावल इंपॉर्टेंट नहीं है, मुख्य फसल नहीं है, लेकिन लोथल से चावल के साक्ष्य मिले और वहीं से
घरों के दरवाजों का जो मेन डोर मिला है वो सड़कों पे खुलता मिला है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आप समझ लेंगे तो किताब से ये चैप्टर जल्दी तैयार होगा। इतना सबकी समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको शहर बताया, कैसे शहर बसा हुआ था, फिर शहर के बाद सड़कें कैसी थी। अब देखिए एक एक घर कैसा था। एक घर समझ लीजिए, आप किताब पढ़ेंगे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये मान लीजिए एक घर है, जैसे आज प्लॉट होते हैं ना, 500 गज का, 400 गज का, 250 गज का, ऐसे एक प्लॉट बना लिया। सारे घर बराबर थे, सारे घर, पूरा शहर बहुत ही तरीके से, सलीके से बसाया गया था। ये मान लीजिए घर है और घरों के दरवाजे मैंने अभी जिक्र किया गली में खुलते थे। ये गली है, सिर्फ लोथल वाले मेन रोड पे खुले हैं। ये मान लीजिए गली है, घर का दरवाजा यहाँ खुला। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कैसे थे घर। यहाँ से एंट्री हो गई घर में। घर में घुसते ही कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि हर घर में एक ऊंची दीवार बनाई जाती थी एंट्री पर। हर घर में एंट्री है, एंट्री होते ही ऊंची पूरी दीवार नहीं है, लेकिन 5.5-6 फुट की एक आधी सी दीवार, ताकि घुसने वाले आदमी को ये ना दिखे कि घर में क्या हो रहा है। एक तरह की प्राइवेसी के लिए इन लोगों ने दीवार का निर्माण किया। अब आदमी अंदर गया है तो वो इधर से या इधर से जाएगा। जैसे ही जाएंगे, इस दीवार के ठीक पीछे हर घर में कच्चा आंगन था। हर घर में आंगन मिला। ये आंगन बाकी घर से नीचा था, क्योंकि यहाँ पर सारे का सारा पानी का सिस्टम था। हर एक घर में आंगन था कच्ची ईंटों का। यहीं पर कुआं मिला है और इस कुएं के बिल्कुल साथ मिला है स्नानागार। हर घर में यहीं साथ मिला है किचन, उस टाइम में जो रसोई घर था। तो ये खास 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नानागार और किचन, ये कुएं के बिल्कुल साथ थी। और एक खास बात है, यहाँ पर उस टाइम में, आज से लगभग 5000 साल पहले, इस बाथरूम से और इस किचन से नालियां, पाइप लगे हुए थे। और ये पाइप जाते थे गली में, जो बड़ी बड़ी नालियां थी, इनमें जाके इनका पानी निकलता था। और फिर यहाँ से मेन सड़क के नीचे नीचे पैरेलल पूरे शहर का पानी इकट्ठा होके कहीं शहर से बाहर पानी का निकास था। बेहतरीन व्यवस्था थी। आज भी हमारी सरकार, हम आम लोग भी मिलके इतने सक्षम नहीं है कि इतना बेहतरीन अपना प्लानिंग कर पाए। आज भी एक हल्की सी बारिश होती है और सारे शहर की 5 कमरे मिले हैं, ऑन एन एवरेज 4 से 5 कमरे। और यहाँ पर सीढ़ियां भी मिली हैं, जो इस बात का साक्ष्य है कि उस टाइम में घर 2 मंजिला और 3 मंजिला रहे होंगे। तो ये सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको शहर का समझाया। शहर 2 हिस्सों में है, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला ज्यादा सेफ है, फोर्टिफाइड है, 4 दीवारी है। पूर्वी टीले में जनसंख्या ज्यादा रहती है, एरिया में बड़ा है, लेकिन सेफ ज्यादा है पश्चिमी टीला। मोहनजोदड़ो मैंने आपको बताया उस टाइम सबसे ज्यादा जनसंख्या रही होगी। और यहाँ पर सड़कें जो है सारे ही एरिया में बहुत ही बढ़िया थी, सारी साइड पर समकोण पर काटती थी, पूरा एक जाल था सड़कों का। और राजपथ मैंने आपके सामने जिक्र किया, 10 मीटर चौड़ी सड़क जो हमारे मोहनजोदड़ो में थी। और फिर कैसे कैसे उन सिस्टम में, कैसे गलियों में घर के दरवाजे खुलते थे। लोथल इकलौता ऐसा साइट है जहां पे घर के दरवाजे गली में ना खुल के सड़क की तरफ खुले। और एक घर का एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप लोग घर को समझ सकते हैं, शहर को समझ सकते हैं और शहर के अलग अलग हिस्सों को भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में बातें कर लेते हैं, बाकी फिर आंकड़े हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। इन लोगों की लाइफस्टाइल देखिए, इस सभ्यता के जो मान्यता है सबसे ज्यादा कार्बन डेटिंग हमें बताती है कि ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व में रहे होंगे। यानी ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2350 साल पहले ये सभ्यता फली फूली थी और 1750 में ये सभ्यता गायब हो गई। ये गायब कैसे हो गई, क्यों ये खत्म हो गई, इसके बहुत सारे कारण हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमारा टारगेट वो नहीं है, आज मेन बातें करेंगे, कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। बात करते हैं इन लोगों का जीवन कैसा था, इनकी लाइफ कैसी थी। जीवन में सबसे पहले बात करेंगे इनके खान पान की। ये लोग क्या खाते पीते थे। जैसा आज हमारा जीवन है ना, ऐसा ही लगभग इनका जीवन था। और सेम हमारी तरह ये लोग भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे। शाकाहार की बात उठी है तो ध्यान से सुनिएगा, शाकाहारी होने के साक्ष्य हैं, मांसाहारी भी थे ये लोग, क्योंकि उस तरह के भी साक्ष्य मिले हैं जिनसे हमें आइडिया लगा कि ये लोग मांस का भी, क्योंकि मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, इसलिए मांसाहारी होने के भी प्रमाण हैं। शाकाहार में ना उस टाइम की 9 मुख्य फसलें मिली हैं, 9 मुख्य, बाकी बहुत सारी हैं। देखिए क्या क्या मेन है, गेहूं,
और जौ, ये मेन है इनका। इसके अलावा फलों में अगर मैं बात करूं तो तरबूज और खरबूजा, कहीं कहीं खजूर का भी जिक्र है। तीसरा राई, सरसों और तिल, ये मिला है यहां। चौथा यहां मिला है कपास। ये आप देख पा रहे हैं, ये मैंने मेन चीजों का जिक्र किया है। गेहूं, जौ खाद्यान्न में यूज करते होंगे। इसके बाद फलों में तरबूज, खरबूजा और खजूर का यूज करते होंगे। और राई, सरसों, तिल, इनका तेल यूज किया जाता होगा। मे बी उस टाइम भी लोग सब्जियों में तड़का लगाते थे, छोंकते थे, तो इनका यूज करते थे। और कपास का यूज करते थे। कपास तो व्यापार के लिए भी यूज करते थे। विदेशी हमारे कपास को सिंडॉन कहा करते थे। इसीलिए विदेशी बहुत सारे इतिहासकारों ने हमारे लिए एक शब्द का यूज किया है, सिंडॉन सभ्यता। सिंडॉन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कपास बहुतायत में उगाया जाता था। गुजरात का मैंने अभी जिक्र किया, आप सभी जानते हैं गुजरात और महाराष्ट्र इंडिया के आज भी वो दो स्टेट्स हैं जहाँ कपास बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। और कपड़े की बहुत सारी मिलें हैं अहमदाबाद में भी और मुंबई महाराष्ट्र में भी। ठीक है, तो ये 9 इनकी मुख्य फसलें थी। ये शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, क्योंकि मछलियां पकड़ते थे, शिकार करते थे। इसके अलावा इन लोगों को आभूषणों का भी बहुत शौक था, गहने पहनते थे। गहने पहनने का देखो कैसे पता चला, जो डेड बॉडीज मिली है ना, उन पर गहने मिले। किसी पे मोतियों के मनके वाली मालाएं मिली, किसी पे सोने का हार मिला, किसी पे चांदी का। तो उससे आइडिया लगाया कि ये डेड बॉडीज भी अलग अलग कैटेगरी की थी। जो उस टाइम के अमीर लोग रहे होंगे वो लोग सोना, चांदी, हाथी दांत और कीमती मनके, मनके होते हैं गोल गोल मोती टाइप में, इनका यूज करते थे। और जो उस टाइम का गरीब क्राउड रहा होगा या एवरेज क्राउड रहा होगा, ये शंख, सीपी और मिट्टी, ये गरीब लोग ज्यादा यूज करते थे। और जो एवरेज क्लास थी ना, वो मनके भी पहनते थे और गोमेद, कुछ मिट्टी टाइप का ही था उनके पास, इसकी भी चीजें पहनते थे। तो मेन था कि ये लोग आभूषणों के शौकीन थे। अगर गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मिट्टी को भी पका लेंगे आग में, वो पक के जो मिट्टी सख्त हो जाएगी उसके गहने। या क्योंकि 1300 किलोमीटर की तटरेखा का मैंने अभी जिक्र किया था, तो आप समझ सकते हैं कि शंख और सीपी वहां से मिल जाते होंगे। सोना, चांदी, हाथीदांत, मनके, ये अमीर लोग जो उस टाइम शायद पुरोहित रहे होंगे, वो लोग इनका यूज करते थे। खान पान आप समझ गए हैं। कपड़ों की बात और कर लेते हैं। कपड़ों में हमें साक्ष्य मिला है कि ये लोग सूती कपड़े भी पहनते थे, कॉटन, क्योंकि देखो यहाँ मैंने कपास लिखा था, कपास से ही तो सूती कपड़ा बनेगा। और ये लोग ऊनी कपड़ा भी यूज करते थे। मोहनजोदड़ो में तो जब खुदाई की गई तो एक चाकू लिपटा हुआ मिला, एक सूती कपड़े के अंदर बहुत सलीके से एक चाकू को लपेट के रखा गया था। क्या पता किसी का क्या टारगेट रहा होगा उस टाइम। फिर वो सभ्यता खत्म हो गई, वो चाकू लिपटा हुआ आज अब जो खुदाई हुई है तब मिला है। तो सूती कपड़ा भी था, ऊनी भी था। सूती कपड़े भी दोनों तरह के थे। एक सूती कपड़े थे सीधे सादे बिल्कुल नॉर्मल, और एक थे कढ़ाईदार। कढ़ाईदार में 6th या 7th क्लास की NCERT की किताब में एक योगी दिखाया गया है ध्यानमग्न, उसने एक कढ़ाईदार शॉल लपेटा हुआ है जिसको 3 पत्तिया शॉल लिखा गया है NCERT में, 3 पत्ती टाइप बनी हुई है उस पे। तो 3 पत्तिया शॉल मिले हैं, कढ़ाईदार कपड़े भी मिले हैं, सूती कपड़े दोनों तरह के मिले हैं, ऊनी भी मिले हैं। खान पान मैंने बता दिया, आभूषण बता दिया और इनका रहन सहन बता दिया। आज के लिए मेरे ख्याल इतना बहुत है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट। गुड नाइट।